So let us start with next question, that is question number 29. Two cities are 150 kilometers apart. For example, distance from here to Nashik, that is exactly 150. Electric power is sent from one city to another city through copper wire. The fall of potential per kilometer. This is important word. Fall of potential per kilometer. हर एक किलोमीटर में drop of potential is 8 volt and the average resistance per kilometer is 0.5 ohm. The power loss in the wire is. So you should know basic equations of power loss. Power loss के तीन फॉर्मूला है, I square R, V square by R and I into V. So we will basically use I square R. अब I square R भी use कर सकते हो आप. So let us first find out what is R. Do you remember something called as sigma? Sigma is resistance per unit length. So total resistance will be sigma into length. Sigma is resistance per kilometer. कितना है? 0.5. तो एवरेज रेजिस्टेंस पर किलोमीटर मतलब आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना था कि ये जो पैरामीटर है ये कौन है, सिग्मा है. इट इज जस्ट दैट इट इज रेजिस्टेंस पर किलोमीटर, नॉट पर मीटर, नॉट पर सेंटीमीटर. कितना है ये? पर किलोमीटर. तो दिस इज रेजिस्टेंस पर किलोमीटर. कितनी वैल्यू है इसकी? 0.5 ओहम पर किलोमीटर. L is the distance between two cities. क्योंकि हम वायर यूज करेंगे तो दोनों सिटी को कनेक्ट करने के लिए यूज करेंगे. तो दैट इज 150 किलोमीटर. तो 150 किलोमीटर, किलोमीटर किलोमीटर कैंसल. तो टोटल रेजिस्टेंस आएगा 150 का हाफ 75 ओहम. तो आपको रेजिस्टेंस तो मिल गया. नाउ इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट व्हाट इज करंट, करंट फाइंड कर लिया तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व. तो यू नो by Ohm's law, delta V equal to I into R. मैं I'll say delta R. Correct? तो I क्या आएगा? I क्या आएगा? I आएगा delta V upon delta R. Delta V मतलब drop of potential, potential difference between two cities. तो या तो potential difference between two cities निकालो, मतलब total potential difference निकालो, या फिर एक काम और कर सकते हो. हमको बोला है ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल पर किलोमीटर, बोला है क्या? कितना है? 8 वोल्ट. तो अगर मैं यहाँ पे 8 लिखता हूँ तो दिस इज नॉट टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, इज पोटेंशियल डिफरेंस पर किलोमीटर. रिमेंबर दिस. या तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, या फिर इफ यू आर राइटिंग डाउन पोटेंशियल ड्रॉप पर किलोमीटर तो नीचे जो रेजिस्टेंस है वो भी पर किलोमीटर लिखना है. पता है क्या हमको? 0.5. तो इसको भी 0.5 लिखो. इट इज 0.5 ओहम पर किलोमीटर. आंसर क्या आंसर? मतलब यू विल गेट करंट, यू नो, वोल्ट पर ओहम इज एम्पियर. वोल्ट पर ओहम इज एम्पियर. 8 by 0.5 इज 16. तो ये क्या आ गया? 16 एम्पियर. तो क्या मिल गया आपको? 16 एम्पियर. तो I 16 है और R 75 है. तो पावर लॉस विल बी I स्क्वायर R. 16 का स्क्वायर पता है? 256 इंटू 75. करेक्ट? इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है. ऑप्शन देखोगे, जूल, वैट, ये तो नहीं आएगा. जूल तो आएगा नहीं. आंसर आएगा वैट में. वैट में भी वैट नहीं आएगा, किलोवाट आएगा. क्यों किलोवाट आएगा? ये 3 नंबर, ये 2 नंबर, तो 10 पावर 3 आना ही चाहिए, मतलब किलोवाट आएगा. इफ यू वांट टू डू इट एक्यूरेटली वो भी कर सकते हो. कैसे करोगे? हाउ डू यू सॉल्व दिस? टू 50 इंटू 80 कर लो, ज्यादा इजी है. ये 256 था, 256 को क्या मानोगे? 250. ये 75 है, इसको मान लो 80. व्हाट इज 25 8 था? 200. 25 8 है 200. तो 250 इंटू 80 का 20,000. 20,000 मतलब 20 किलोवाट. 20,000 मतलब 20 किलोवाट. तो कितना आएगा? 19.2 किलोवाट. ऑप्शन नंबर डी. खत्म. दिस इज बेसिकली 19,200 वैट, मतलब 19.2 किलोवाट.
Next question. A very simple question. A battery consists of a variable number n of identical cells having internal resistance R each. हमारे पास n identical cell है, identical मतलब सबका EMF सेम है. इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R. तो n बैटरीज n cells है. A battery consists of variable number n of identical cell. आपको पता होना चाहिए, you must know. जब आप नंबर ऑफ सेल्स को कंबाइन करते हो या तो सीरीज में या तो पैरेलल में, तब जो बनता है उसको बोलते हो बैटरी. देन हर एक का रेजिस्टेंस कितना है R, which are connected in series. मतलब in short what you have is something like this. हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, so there is also internal resistance here. So you will have more or less like this. n number of cells है, so you have n cells. Good. Question बहुत simple है. You don't even have to draw this diagram. Very simple. सबके सब जितने भी आपके पास सेल्स है, सबके सबका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? सेम. Okay. Anyways, we'll see. Then here. Okay, I found. Good. Just a minute. Done. अभी प्रॉब्लम नहीं आएगा कुछ. Sorry, you had right to leave. Anyways, this is E, this is R, this is E, this is R. तो ऐसे हमारे पास n cells थे. We had such n cells. अब आगे क्या बोला है? आगे बोला है the terminals of the battery are short circuited. What do you mean by short circuit? तो सबसे पहले यहाँ पे और भी ऐसे सेल थे, सेम सेल थे. अब शॉर्ट सर्किट करना मतलब क्या करना? इसका पहला टर्मिनल और इसका दूसरा टर्मिनल को डायरेक्टली कनेक्ट करना, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट. तो शॉर्ट सर्किट मतलब ये जो बैटरी है, इट्स मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स. पहले सेल का पहला टर्मिनल और लास्ट सेल का दूसरा टर्मिनल डायरेक्ट कनेक्ट कर देना विदाउट एनी रेजिस्टेंस, विदाउट कनेक्टिंग इट टू लोड. लोड मतलब किसी भी डिवाइस को कनेक्ट किए बिना डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट. तो शॉर्ट सर्किट कर दिया. आगे क्या बोला है? द करंट I इज मेजर्ड. शॉर्ट सर्किट करने के बाद करंट I मेजर किया आपने. विच ऑफ द ग्राफ्स शो द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन I एंड N? विच ऑफ द ग्राफ शो करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड द नंबर ऑफ सेल्स? तो सबसे पहले क्वेश्चन क्लियर है क्या? हमारे पास बैटरी है. व्हाट इज बैटरी? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. देयर आर टू कॉम्बिनेशंस, एक है सीरीज, एक है पैरेलल. आपके घर में जो इन्वर्टर को बैटरी लगाते हो वो होता है पैरेलल में. पैरेलल की जगह पे लगा सकते थे सीरीज में. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करोगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप ऐसे सब लेके एक के बाद एक कनेक्ट करते जाओगे. मतलब दोनों के टर्मिनल्स को क्या करोगे? कॉमन. तो टर्मिनल्स विल बी मेड कॉमन. इसको क्या बोलेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो दोनों के हर एक सेल के दोनों टर्मिनल्स क्या होंगे? कनेक्टेड टू टू कॉमन पॉइंट. यहाँ तक क्लियर? व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज कॉम्बिनेशन? कनेक्टिंग ओनली वन पॉइंट कॉमन बिटवीन टू सक्सेसिव. तो पहला सेल और दूसरा सेल एक ही कॉमन है, दूसरा सेल और तीसरा सेल एक कॉमन है, तीसरा एंड चौथा एक कॉमन है. यहाँ तक क्लियर? गुड. यस और नो? तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब अगर नहीं पता होगा तो क्वेश्चन समझेगा ही नहीं. सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हो सीरीज कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें दोनों के दोनों टर्मिनल्स को कॉमन करके रखा हुआ है. आया ध्यान में? तो अब डू यू रिमेम्बर सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है? करंट सेम होता है. बराबर, राइट? नंबर ऑफ सेल्स कितने भी हो, n हो, n-1 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, कुछ भी हो,
जितना करंट आए इसमें से जाएगा, उतना ही करंट आए इसमें से जाएगा, उतना ही करंट आए अगले में से जाएगा। तो 2 सेल हो तो भी करंट सेम, 10 सेल हो तो भी करंट सेम, n सेल हो तो भी करंट सेम, तो करंट विल रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट करंट। दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर डी। तो करंट विल रिमेन सेम, डजंट मैटर आप नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ा रहे हो या नंबर ऑफ सेल्स को कम कर रहे हो। तो नंबर ऑफ सेल्स को 5 रखोगे तो भी वो करंट है, 10 रखोगे तो भी वो करंट है, यू टेक 1000 तो भी करंट सेम है। तो इस क्वेश्चन में सॉल्व करने का कुछ नहीं। इज दिस क्लियर? So if I put 10,000 cells in series, current is constant, right? If I put 10 cells in series, current is constant. तो हो गया क्वेश्चन खत्म, नथिंग टू राइट। अगला क्वेश्चन, a circuit contains an ammeter, a battery of 30 volt and a resistance of 40.8 ohm, all connected in series. If the ammeter has a coil of resistance 480 ohm and a shunt of 20 ohm, the reading of the ammeter will be। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। हमारे पास एक सर्किट है जिसमें क्या है? एमीटर। क्या है उसमें? एमीटर। और एक बैटरी है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 40.8 ओम का, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। तो पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो बेसिक सर्किट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो ये आ गया आपके पास बेसिक सर्किट। इस सर्किट में क्या क्या था? क्या क्या था? एक बैटरी था, एक बैटरी है, और क्या है? एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और क्या है? एमीटर है, राइट। तो मैं फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग, जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, मैं एमीटर के लिए एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ करके रख देता हूँ। क्यों? वो बाद में समझेगा। ये एमीटर है, एमीटर हम बाद में देखेंगे क्यों हमने ऐसा किया, वो बाद में देखेंगे। अब और क्या था? एक बैटरी था। तो हमारे पास एक बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज कितना दिया है? 30 वोल्ट। उसके बाद एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसको बोल देते हैं आर। ये कितना दिया है? 40.8, राइट। तो बैटरी है, बैटरी का 30 वोल्ट दिया हुआ है, दिस इज 30 वोल्ट बैटरी, दिस इज नथिंग बट 40.8 ओम। और ये कौन है? एमीटर। अब आगे क्या बोला है कि एमीटर हैज अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 480 ओम। हाउ डू यू मेक एमीटर? By connecting shunt to moving coil, moving moving coil has a coil of resistance। तो ये coil मतलब कौन सा coil? गैल्वेनोमीटर। तो you have to understand कि ये जानबूझ के ऐसा बता रहे थे। तो they are telling you that यहाँ पे आपके पास पहले तो एक गैल्वेनोमीटर है, और इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? G। इसको आपने शंट में क्या कनेक्ट किया? एक रेजिस्टर, वो कितना? 20। तो घुमा फिरा के आपको ऐसा बताया कि G की वैल्यू आपके पास है 480 और S की वैल्यू है 20। क्योंकि क्या होता है नॉर्मली, नॉर्मली ऐसा होता है कि ये दिखाते ही नहीं है हम लोग, फिर यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं। ये क्या बन गया? एमीटर। तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। दैट इज वाई मैंने पहले एमीटर दिखाया नहीं, मैंने बोला कि एमीटर की जगह पे मैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ करूंगा और बाद में बात करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि एमीटर, एमीटर के पास एक कॉइल है, लेकिन एमीटर में तो कॉइल किसका है? मूविंग कॉइल का है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या था? जी था। तो 480 किसकी वैल्यू है? जी की। और 20 किसकी वैल्यू है? एस की। करेक्ट। तो रीडिंग ऑफ द एमीटर मतलब करंट की वैल्यू पूछा है, दैट्स इट। रीडिंग ऑफ द एमीटर मतलब करंट। करंट का वैल्यू क्या? क्योंकि एमीटर क्या रीड करता है? आई। तो क्या पूछा है आपको? आई। तो यू टू स्टार्ट थिंकिंग कि हाउ विल यू फाइंड आउट दिस। तो V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। कौन सा आर? इक्विवेलेंट। तो V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। तो I इक्वल टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट। मतलब अल्टीमेटली आपको सिर्फ आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, बाकी कुछ नहीं करना है।
अब ये आर इक्विवेलेंट कहाँ से आएगा? आर इक्विवेलेंट में देखोगे तो सबसे पहले ये जी और एस दे आर इन पैरेलल। तो एक काम करेंगे, ये जी और एस इसको सॉल्व करके इसको एक नया नाम दे देंगे आर डैश। ये आर डैश और ये आर दे आर इन सीरीज। तो पहले आर डैश फाइंड करो। दो रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में हो तो जी इंटू एस अपॉन जी प्लस एस। तो 20, क्योंकि एस की वैल्यू 20 थी, जी की वैल्यू कितनी थी 480। तो 480 इंटू 20 अपॉन 480 प्लस 20 मतलब 500, राइट? करेक्ट? कैंसल कैंसल, 1 जा 25 जा, बराबर। 480 बाई 25 19.2, 19.2। तो ये आ गया 19.2 ओहम। अब ये 19.2 मतलब ये 19.2 और ये 40.8 they are in series, right? So now R equivalent will be R dash plus R. What is R dash? 19.2. What is R? 40.8. So what is the addition? 60 ohm. तो क्या आ गया 60 ohm। तो I क्या मिलेगा? V अपॉन R इक्विवेलेंट। V कितना था 30 था अपॉन 60 मतलब 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर। तो व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एमीटर? 0.5। ऑप्शन नंबर बी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, when 5 volt potential difference is applied across a wire of length 0.1 meter, the drift speed of electrons is 2.5 into 10 power minus 4 meter per second. If the electron density in the wire is 8 into 10 raised to 28 per meter cube, the resistivity of the material is close to। JEE का क्वेश्चन है, नॉट वेरी डिफिकल्ट। थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो यू मस्ट नो नंबर 1, हमारे पास अगर एक कंडक्टर है, वायर इज ऑल्सो कंडक्टर, तो वायर है या कंडक्टर है एक ही बात है। देन यू नो if you talk about a conductor, it has large number of free electrons, and large number of free electrons, they are all moving randomly in absence of external battery। जब तक आप उसको external battery, external cell, external potential difference, electric field अप्लाई नहीं करते, तब तक all these are moving randomly। जैसे ही आपने एक बैटरी या एक सेल या एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो व्हाट हैपेंस इज all these electrons they start drifting towards the positive terminal, राइट? तो इस मोशन को बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट मोशन, और इसके पहले जो मोशन था वो था रैंडम मोशन। तो जब मोशन ड्रिफ्ट मोशन होता है, इन केस ऑफ ड्रिफ्ट मोशन, जो भी इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी होगा उसको बोलते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी या फिर ड्रिफ्ट स्पीड। उसको हम डिनोट करते हैं v सफिक्स d से। तो वो आपको दिया है, कितना दिया है 2.5 × 10⁻⁻⁴। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या? इसका मतलब ये जो मेरे पास एक वायर है, कंडक्टर है, इसमें अगर मैं यूनिट वॉल्यूम लेता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट वॉल्यूम? 1 मीटर क्यूब। इफ आई टेक यूनिट वॉल्यूम, तो पर यूनिट वॉल्यूम में मतलब एक क्यूब लेता हूँ 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का, राइट? अब बोलोगे इतने छोटे वायर में कहाँ से 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का क्यूब आया? नहीं आया, नहीं आता है। बेसिकली इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब से कम ही है वायर का। तो बट जस्ट इमेजिन पर मीटर क्यूब में कितने चार्जेस अवेलेबल है, उसको आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो कितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? 8 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। और रेजिस्टिविटी पूछा है, तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए जो आपके नॉर्मल स्टेट बोर्ड क्लासेस में कवर नहीं होते। इट इज समथिंग मोर देन स्टेट बोर्ड क्लासेस, जो जेई के लिए भी लगेगा और नीट के लिए भी है ये। तो आपको पता होना चाहिए करंट। हाउ डू यू डिफाइन करंट? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, मतलब dq/dt मतलब q/t। अगर मैं टाइम को 1 सेकेंड कर लेता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? चार्ज इक्वल टू करंट। अब हर एक सेकेंड में
किसी भी कंडक्टर के सेक्शन में से, इमेजिनेशन बढ़ाओ, हर एक सेकंड में कंडक्टर के किसी भी सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वो है डेफिनेशन ऑफ करंट। हाउ मच चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू ईच सेक्शन ऑफ कंडक्टर पर सेकेंड इज कॉल्ड एज करंट। अब डेफिनेटली कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, क्यों, किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा नंबर डेंसिटी पे। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा पर यूनिट वॉल्यूम, उतना ज्यादा चार्ज फ्लो होगा एक गिवन सेक्शन में से। सेक्शन मतलब एक गिवन एरिया में से। तो यू नीड टू रिमेम्बर दिस। अगर मैं यहाँ पे एक यूनिट एरिया ले रहा हूँ, इफ आई एम टेकिंग सम एरिया हियर, सम सेक्शन, तो जितना जितने ज्यादा नंबर और डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे। कम नंबर मतलब कम चार्जेस, कम चार्ज मतलब कम करंट, सिंपल सिंपल। और किस पे डिपेंड करेगा? वेलोसिटी पे। जितना ज्यादा स्पीड होगा, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास होंगे पर सेकेंड। तो किस पे डिपेंड करेगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे, राइट। तो करंट क्या था? चार्ज अपॉन टाइम। हाउ मच चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ सेक्शन पर यूनिट टाइम। मैंने टाइम तो कर लिया 1 सेकेंड, तो कितना चार्ज फ्लो होगा? तो चार्ज कितना फ्लो होगा? जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फ्लो होगा। कितना फ्लो होगा? जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना ज्यादा फ्लो होगा। कितना फ्लो होगा? जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा फ्लो होगा, राइट। कौन फ्लो होगा? चार्ज कहाँ पे है लिखा? क्या चार्ज? नहीं, चार्ज कहाँ पे है? राइट साइड पे चार्ज का। एन तो नंबर डेंसिटी है, वी तो स्पीड है, ए तो एरिया है। चार्ज कहाँ है? नहीं है तो चार्ज लिखो। कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन। तो ये बन गया आपके पास करंट का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड नंबर डेंसिटी एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ करंट। यहाँ तक क्लियर? तो करंट का इक्वेशन ये स्टेयर बोर्ड क्लासेस में नहीं होता है, बट इज नॉट बिग डील टू डिराइव दिस। कुछ भी नहीं है, लॉजिकल है यहाँ पे। जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा चार्ज, जितना ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज उतना ज्यादा चार्ज, जितना ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा चार्ज। तो चार्ज इटसेल्फ मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? करंट। हमको पूछा क्या है? हमको पूछा है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी कहाँ से आएगा? रेजिस्टिविटी आर इक्वल टू रो एल बाय ए होता है, राइट। गुड। हमारे पास वोल्टेज के बारे में भी इंफॉर्मेशन है। तो हमको ऑलरेडी पता है कि V इक्वल टू क्या होता है? IR। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3 में करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, ये I का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपको मिल जाएगा V इक्वल टू NEVDA। R इज रो एल बाय ए। क्या कैंसल होगा? ए हो जाएगा कैंसल आउट। आपको क्या चाहिए था? क्या चाहिए था? रो। तो रो विल बी व्हाट? V अपॉन N E V D एंड L। ये V वेलोसिटी नहीं है, ये क्या है? वोल्टेज। ये VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बन गया फॉर्मूला। वोल्टेज कितना था? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट। नंबर डेंसिटी कितना था? 8 इंटू 10⁻28। 28 था ना? यस। चार्ज में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ड्रिफ्ट स्पीड कितना था? 2.5 इंटू 10 पावर, तो 25 इंटू 10 पावर -5। 2.5 10 पावर -4 मतलब 25 10 पावर -5। क्यों किया? बिकॉज 1 एंड 5 था। तो एनीवेज, आगे क्या दिया है आपको और क्या लगेगा यहाँ पे? लेंथ। लेंथ कितना था वायर का? 0.1। 0.1 मतलब कितना? 10 पावर -1। ये क्या मिल गया आपको? रेजिस्टिविटी, राइट। तो ये आ गया आपके पास रेजिस्टिविटी। लेंथ सिंपल, 1 सा एंड 5 सा। अब ये जो 1.6 है, 1.6 को भी अब एक काम कर लो, 16 ही कर लो। 16 कर लिया तो 10 पावर -20। अब 10 पावर -20 -5 -1 -26 और +28 कितना? 10 पावर +2।
ऊपर जाके 10 पावर -2, नीचे कितना बचा 16 5 80, 80 इंटू 8 640, कितना आ गया 640, करेक्ट राइट। नहीं तो एक काम करो, अगर ये ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, वैसे तो हो जाना चाहिए सॉल्व, बट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल आई विल टेल यू हाउ टू फाइंड आउट 1/64। ये 1/640 है, तो 640 का 0 ऊपर भेज दिया तो 10 पावर -3, करेक्ट। यू नो व्हाट इज 1/2? 0.5. You know what is 1/4? 0.25, right? 1/4 is 0.25. What is 1/8? 0.125. So this is 1/8 square, correct? Right? What is 1/8 square? What is 1/8? 0.25. So 0.25 का square, correct? 0.125, okay, into 10 power -3. Can you find out what is 0.125 का square? कैसे फाइंड करोगे? दो तीन तरीके हैं। नंबर 1, ये आपके पास लॉग बुक में होता है, लॉग बुक में टेबल ऑफ स्क्वायर होता है। नंबर 2 डजंट मैटर इफ यू डोंट नो, चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, इसके सीधा सीधा पावर एडजस्ट करना। व्हाट इज 0.125? इट इज 125 इंटू 10 पावर -3 का स्क्वायर, और बाहर कौन था? 10 पावर -3, बराबर। यहाँ तक क्लियर? 125 का स्क्वायर पता है कैसे निकालते हैं? इसको ऐसे लिख लो, 12 का अगला नंबर 13, और इस 13 156 हो गया, तो 15625, 15625, और ये 10 पावर -6 और 10 पावर -3। एक बार ऑप्शन चेक कर लेना, 1.6 के टर्म में लिया है, हमारा ज्यादा एक्यूरेट है, तो 1.6 मतलब ये 4 यहाँ से एडजस्ट करने पड़ेंगे, ये 6 थे, 10 पावर -6 से 4 इसको दे दिए, तो कितना बचा? 10 पावर -2, और ये कितना, तो कितना -5। जिनको अभी भी कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहे, ध्यान दो। फॉर्मूला समझ में आया क्या? फॉर्मूला कैसे आया? डू यू अंडरस्टैंड? यस। अब कैलकुलेशन में कुछ नहीं किया हमने, सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, ऊपर 5 था, नीचे 25 था, 1 था एंड 5 था। 1.6 इंटू 10 पर -19 का पॉइंट निकाल दिया, 10 पर -20 हो गया, -20 -5 -1 -26 और +28 -10 पर +2, ऊपर जाके -2, 16 5 80, 80 इंटू 8 इज 640। ये 0 को भी ऊपर लेके गए तो 10 पावर -3/64, व्हाट इज 64? 8 स्क्वायर। व्हाट इज 1/8? 0.125, उसका स्क्वायर। 0.125 के पॉइंट हटा दिए, तो 125 टू 10 to -3 का स्क्वायर -6 और ये -3, करेक्ट। 125 का स्क्वायर 15625। अब क्योंकि ऑप्शन में 1 पॉइंट समथिंग है, तो ये 1 के बाद पॉइंट लगना चाहिए, 1 के बाद पॉइंट तो लगना चाहिए, लेकिन 1 के बाद कितने नंबर है? 4, तो ये 10 पावर -6 में से -4 इसको दे दिया, तो कितना बचा? -2, और आगे कितना था? -3, तो 10 पावर -5, तो 1.6 इंटू 10 पावर -5 ऑप्शन नंबर डी में है। आगे आंसर डन। If a wire is stretched to make it 0.1% longer, its resistance will increase by 0.05%, increase by 0.2%, decrease by 0.2%, and decrease by 0.05%. सबसे पहले resistance is directly proportional to length. तो लेंथ बढ़ेगा क्योंकि वायर इज स्ट्रेच, मतलब लेंथ क्या हो रहा है? इंक्रीज। अगर लेंथ इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस कम नहीं हो सकता, वेरी क्लियर, राइट। इफ द लेंथ इज इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, इट विल नॉट डिक्रीज, तो ऑप्शन सी एंड डी आएगा नहीं। बट एक चीज हमको ये भी याद रखनी है कि जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो यू शुड नो कि एरिया कम होता है। रेजिस्टेंस सॉरी लेंथ बढ़ता है तो एरिया क्या होता है? कम। मेरे पास एक वायर है,
उसको मैं स्ट्रेच करते गया तो लेंथ इज इंक्रीजिंग बट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। जितना मटेरियल था मटेरियल तो उतना ही है, लेंथ बढ़ेगा तो क्या काम होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मैंने आपको बताया था, इफ यू रिमेम्बर, जब आपके पास एक ही इंफॉर्मेशन नहीं है, रेजिस्टेंस, हाँ, तो जब आपके पास रेडियस भी नहीं है डायमीटर भी नहीं है तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एल, राइट। अगर एल का इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ए, अगर ए का इंफॉर्मेशन नहीं है तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एल। तो ये आपके पास आ जाएगा रो एल स्क्वायर, ए इंटू एल इज वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट, रो क्या है कांस्टेंट, तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर, बाकी सब तो कांस्टेंट है ना। तो डू यू रिमेंबर फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th स्टैंडर्ड, परसेंटेज चेंज डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 2 इंटू डेल्टा एल बाय एल इंटू 100, ये कितना दिया है 0.1, 0.1% बोला है ना, हाँ तो कितना आएगा 0.2%, तो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज बाय 0.2%, ऑप्शन नंबर बी। A material B has twice the specific resistance of A. A circular wire made up of B has twice the diameter of wire made up of A. Then, for the two wires to have same resistance, the ratio LB by LA of the respective lengths must be। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, मटेरियल B, रो B has twice specific resistance of A, so 2 times of rho A, ऐसा ही बोला है क्या, yes। A wire made up of B has twice the diameter, wire made up of B has twice the diameter of A, मतलब RB equal to 2 times of RA। आपको पूछा है what is the ratio of length LB by LA under condition that the resistances are same। दोनों वायर का रेजिस्टेंस क्या है सेम, रेजिस्टेंस क्या है सेम, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था रो एल बाय ए, तो एल क्या आएगा आर ए बाय रो, करेक्ट। आर क्या है कांस्टेंट, तो रो विल एल विल बी प्रोपोर्शनल टू ए बाय रो, करेक्ट। पर ए इटसेल्फ इज प्रोपोर्शनल टू, अरे एरिया इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डी स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर, एक ही बात है, डायमीटर स्क्वायर या फिर रेडियस स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आएगा रो, दिस इज रो, दिस इज आल्सो रो, तो रेजिस्टेंस इज रो एल बाय ए, तो लेंथ इज आर ए बाय रो, लेकिन आर क्या बोला है सेम, सेम मतलब क्या कांस्टेंट, तो लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू ए बाय रो, तो लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, क्योंकि एरिया इज प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, डी स्क्वायर या आर स्क्वायर एक ही बात है, इट इज द सेम बाय रो। तो लेंथ ऑफ बी अपॉन लेंथ ऑफ ए विल बी इक्वल टू क्या, लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, ऊपर क्या लिखा बी, तो यहाँ पे क्या आएगा डी बी स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ क्या आएगा रो बी, यहाँ क्या आएगा डी ए, यहाँ क्या आएगा रो बी, तो डी बी बाई डी ए, व्हाट इज डी बी बाई डी ए 2, और ये क्या है रो ए बाय रो बी, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर, व्हाट इज रो ए बाय रो बी 1 बाय 2, 1 बाय 2, तो 4 बाय 2, 4 बाय 2 इज 2, तो रेशियो इज 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the length of a given cylindrical wire is increased by 100%, very simple thing, increase by 100% का सिंपल मतलब होता है कि डबल हो जाना। मेरे पास अगर आई हैव 100 रुपीज और 100% से बढ़ गया तो कितना हो गया 200, तो अगर पहले लेंथ L1 था, पहले वाला लेंथ L1 था, डबल हो गया क्योंकि 100% से बढ़ गया, तो L2 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L1, नहीं तो फिर क्या लिखोगे
L2 equal to L1 plus 100% of L1. 100% मतलब 100/100 मतलब 1. L1 plus L1 मतलब कितना? 12. तो डायरेक्टली समझते चलो अब कि इट इज 2 टाइम्स ऑफ L1. ऐसा क्यों? क्योंकि यहीं से मुझे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल गया. L2/L1 इज 2. आगे पूछा है लेंथ ऑफ गिवन सिलेंड्रिकल वायर इज इंक्रीज बाय 100% ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू दिस due to the consequent decrease in diameter, the change in resistance of the wire will be. Length बढ़ेगा तो diameter कम होगा. So when there is increase in length, there is decrease in diameter, and due to decrease in diameter, what will be the change in resistance? तो वही है, same question है, यही है. तो R is proportional to L square. खत्म. So R is proportional to L square. Correct. So delta R by R multiplied by 100 equal to 2 times of delta L by L into 100. आपको ये पता होना चाहिए डेल्टा L मतलब फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ. डेल्टा L क्या होता है? फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इनटू 100. तो यू नो मैंने ये L2 by L1 क्यों फाइंड किया? इसके लिए किया. व्हाट इज दिस? L2 by L1 minus L1 by L1 is 1 into क्या? 100. What is L2 by L1? 2. 2 minus 1 into क्या? 100. 2 minus 1 is 1 into 2 into 100 कितना? 200. तो कितना चेंज होगा? ऑप्शन नंबर बी. Next question. Consider a thin square sheet of side L. हमारे पास एक thin square sheet है जिसका side length है L, thickness है T, made up of a material of resistivity rho. So length is L, thickness is T, and resistivity is rho. The resistance between the two opposite faces shown by shaded areas in the figure is. तो ये जो दो shaded region है, so you have two shaded region. इन दोनों shaded region के across resistance कितना होगा ये पूछा है. कितना होगा मतलब directly proportional to L, directly proportional to T, independent of L, independent of T. Simple question. सबसे पहले मुझे बताओ what is the formula of resistance? R equal to rho L by A. मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा rho length by area. For some reason length मतलब suppose क्या बोला है? रेजिस्टेंस बिटवीन टू शेडेड रीजन मतलब एक टर्मिनल यहाँ से निकाला, दूसरा टर्मिनल वहां से निकाला. राइट. तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर ये जो लेंथ होता है ना, ये लेंथ होता है बिटवीन टू टर्मिनल्स. लेंथ इज बिटवीन टू टर्मिनल्स. तो आपको बोला है व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन टू शेडेड रीजन. करेक्ट. टू शेडेड रीजन. अगर ये L है तो ये साइड में भी क्या है? क्या है? L है. क्यों L है? स्क्वायर बोला है. स्क्वायर बोला है क्या? स्क्वायर. राइट. तो ये स्क्वायर होने की वजह से ये डिस्टेंस भी कितना है? L है. बराबर. यहाँ तक क्लियर? यस. इफ दिस इज क्लियर तो इज दिस क्लियर? लेंथ मतलब कौन? लेंथ मतलब क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? करेक्ट है ना? और नहीं करेक्ट है. वेट, नथिंग रॉन्ग. कभी भी याद रखो, मैंने पहले भी बताया था, आई हैव गिवन यू दिस एग्जांपल मेनी टाइम्स. एक बार नहीं बहुत बार मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है. लेट मी फाइंड दैट स्टिक अगेन. आई डोंट नो वेयर इज दैट स्टिक. लॉस्ट. एनीवेज, तो मेरे पास अगर एक वायर है, ये वायर है, मैं इस टर्मिनल में और दूसरे टर्मिनल में रेजिस्टेंस फाइंड कर रहा हूं. तो रिमेंबर दिस रो L by A. तो L मतलब लेंथ बिटवीन टू टर्मिनल्स, और एरिया किसका? क्रॉस सेक्शन का. मतलब ये जो ब्लू पार्ट दिख रहा है आपको पेन का, उसका एरिया. तो सिमिलरली यहाँ पे एरिया किसका?
किसका, शेडेड रीजन का। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, L into T, तो एरिया विल बी L into T, कैंसिल एंड कैंसिल, करेक्ट। अब ऑप्शन चेक करो, तो R रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1 upon T, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है क्या, नहीं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है क्या, नहीं। इंडिपेंडेंट ऑफ L है क्या, यस, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन L, तो ऑप्शन नंबर सी, खत्म। Next question. Next question is important question, so pay attention here. Next question. Next question. In an aluminium bar, very important. In an aluminium bar of square cross section, हमारे पास एक rod है in the form of a bar. A rod can have circular cross section. ये रॉड ही है लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, स्क्वायर, इसको बोलते हैं बार। एल्यूमिनियम बार और स्क्वायर क्रॉस सेक्शन और स्क्वायर होल इज ड्रिल्ड, तो इसके हमने सेंटर में एक स्क्वायर होल ड्रिल कर दिया एंड इज फिल्ड विथ आयरन, तो बाहर एल्यूमिनियम, अंदर कौन, आयरन। आयरन मतलब कौन, Fe। इन्होंने गलत नोटेशन लिखा है, तो यहाँ क्या लिखना चाहिए, Fe, तो you should be writing down this as Fe, okay। Then the electrical resistivities of aluminium and iron are 2.7 into 10 power minus 8 and 1 into 10 power minus 7 respectively। मतलब resistivity भी दिया है किसका, एल्यूमिनियम का और आयरन का। The electrical resistance between the two faces P and Q, और एक गलती, Q तो बताया, P नहीं बताया, ये Q है, यहाँ पे कौन है, P है। तो फ्रंट फेस में और बैक फेस में कितना रेजिस्टेंस है ये पूछा है, राइट। तो क्वेश्चन समझा, यस नो यस, ओके गुड। मैं फिर भी एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। एल्यूमिनियम है और आयरन है, एल्यूमिनियम एंड आयरन। तो लेट अस से पहले क्या था, एल्यूमिनियम का था पूरा का पूरा, पूरा का पूरा मतलब हॉलो नहीं है ये, इस पूरे रॉड के अंदर मटेरियल है, कौन सा मटेरियल है, एल्यूमिनियम। तो पहले क्या था, पहले ऐसा था, हमारे पास एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का एल्यूमिनियम रॉड है, तो यू हैव स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का एल्यूमिनियम रॉड, something like this, so you have aluminum rod of square cross section, then it is not hollow, ये hollow नहीं है, it is filled from inside। मैं अभी टेम्पररी ऐसा दिखा रहा हूँ so that you will think it is hollow, but it is not hollow, remember it is filled from inside। तो आपके पास ऐसा एक एल्यूमिनियम का रॉड है, करेक्ट। देन इसके सेंटर में आपने एक होल ड्रिल कर दिया, यू आर ड्रिलिंग अ स्मॉल होल हियर, एंड यहाँ पे जो होल ड्रिल करेंगे दैट होल इज फिल्ड विथ आयरन, तो यहाँ पे ये आयरन के साथ फिल करोगे, ओके fine, so you will fill this with iron, good। so we have something like this, यहाँ पे सेंटर पे, सिमिलरली वहां पे भी जाएगा वो, तो वहां पे भी हम रखने वाले हैं इसको, राइट, मोर और लेस समझ लेना। आई एम नॉट ड्राइंग टीचर ऑफ कोर्स, so it is just that you need to increase little bit of imagination, okay good। ये जब समझना जरूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि सीरीज है कि पैरेलल है। तो you have something like this, good। एक साइड P फ्रंट फेस है, एक साइड Q बैक फेस है, मतलब बेसिकली जो टर्मिनल्स है, टर्मिनल्स कहाँ से आ रहे हैं, एक टर्मिनल यहाँ से निकलेगा,
इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट के लिए, और दूसरा टर्मिनल यहाँ से आएगा इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट के लिए। तो ये P पॉइंट बोला है, ये Q पॉइंट बोला है। एक्चुअली इन्होंने बोला है P फेस एंड Q फेस, तो ये फेस P है, वो फेस Q है। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस? तो सबसे पहले इमेजिनेशन को थोड़ा सा बढ़ाओ। जो भी रेजिस्टेंस एल्यूमिनियम का बनेगा, एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस, क्योंकि रॉड किसका है? एल्यूमिनियम का। वो रेजिस्टेंस कौन से दो टर्मिनल के बीच में है? P एंड Q। और जो आयन का बनेगा वो कौन से दो टर्मिनल्स में है? P एंड Q। तो आर दे इन सीरीज और आर दे इन पैरेलल? पैरेलल। तो सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन है टू नो, टू फाइंड आउट, टू अंडरस्टैंड कि ये जो रेजिस्टेंस है, किसका रेजिस्टेंस है? एल्यूमिनियम का। और किसका रेजिस्टेंस है? आयन का। दे आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल। यहाँ तक क्लियर? करेक्ट। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट क्या आता है पता है आपको? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ तक क्लियर? बट देन रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम कैसे फाइंड करोगे? रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम विल बी रो एल्यूमिनियम इंटू लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम। लेंथ के बारे में कुछ दिया है क्या हमको? सेम है, ठीक है, लेकिन दिया है ना, कितना है? 50 mm। 50 mm मतलब 50 × 10⁻³ मतलब 0.5 मीटर। 0.5 मीटर बराबर ना? 50 × 10⁻³ 0.05 पक्का? ओके, तो इसको फिलहाल मैं L लिखूंगा क्योंकि दोनों का लेंथ क्या आएगा? सेम आएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम नहीं आएगा, हम फाइंड कर लेंगे लेकिन बाद में, अभी मत करो। अभी करोगे तो यू विल सी कैलकुलेशन बढ़ जाएंगे। तो डू नॉट इंक्रीज योर कैलकुलेशन हियर। तो रो ऑफ resistance of iron will be rho of iron, length of iron is same upon area of cross section of iron। हमारे पास जो इक्विवेलेंट था उसमें था इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन था क्या? यस। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और डिनोमिनेटर में था इन दोनों का एडिशन। तो डिनोमिनेटर में है इन दोनों का एडिशन। डजंट मैटर, डिनोमिनेटर में व्हाट यू हैव इज एडिशन। क्लियर? देन व्हाट यू कैन कैंसल आउट? नहीं, ए नहीं, ए नहीं, सिर्फ एक ही चीज कैंसिल होगी जो सेम है, लेंथ। लेंथ, लुक एट द लेंथ फैक्टर हियर। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में दोनों में लेंथ है, ये निकलेगा कॉमन। तो लेंथ आएगा कॉमन और ऊपर L² का एक L हो जाएगा कैंसल। यहाँ तक क्लियर? अब इसके बाद तो सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और सॉल्व करना है। अब एक काम करो, लुक, वेट, दिस L इज इन mm, ये भी mm, ये भी mm। तो पहले इसको आप ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कर लो। तो लेंथ कितना था? 50 mm। लेंथ था 50 mm। तो यहीं पे फाइंड कर लेते हैं। लेंथ इज 50 mm मतलब 10⁻³ तो 0.05, राइट? आई वुड बेटर राइट दिस एज 5 × 10⁻²। ज्यादा इजी पड़ता है 5 × 10⁻² मीटर। अब इफ यू सी ये दिया है 7 mm, करेक्ट? क्या दिया है? 7 mm। ओके, 7 mm, रिमेंबर दिस। तो 7 mm किसका लेंथ है? साइड लेंथ किसका है? एल्यूमिनियम का कि आयन का? एल्यूमिनियम का। तो ये अगर ये लेंथ, लेंथ मतलब ये थिकनेस ऐसा बोल सकते हो, अगर ये 7 mm है तो व्हाट इज एरिया ऑफ एल्यूमिनियम? 7 × 7, 7 mm × 7 mm मतलब 14 mm²।
mm मतलब 10 पावर -3, उसका मतलब 10 पावर -6, 49। ओके, वेरी गुड, जाग रहे हो, गुड। ये कितना है? 2। तो 2, ये अगर 2 mm है, दिस इज 2 mm, तो तो बताओ आगे क्विक, व्हाट विल बी एरिया ऑफ आयन? 2 into 2, 4 into 10 पावर -6, ये भी मीटर स्क्वायर में, और यहाँ पे ये भी मीटर स्क्वायर में। यहाँ तक क्लियर? तो दिस वैल्यू यू शुड पुट हियर, इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे। व्हाट वाज रो एल? 2.7 into 10 power -8. What is L? 5 into 10 power -2. What is area of aluminium? 49 into 10 power -6. What is area of iron? 4 into 10 power -6. कौन रह गया? ये है 10 पावर -7। 1 into 10 पावर -7 मतलब 10 पावर माइनस अपॉन, राइट, अपॉन क्या? रो एल, व्हाट इज रो एल? 2.7 into 10 power -8 upon AL, 49 into 10 power -6 plus 10 power -7 upon 4 into 10 power -6। गुड, बहुत कम कैलकुलेशंस है यहाँ पे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन जेई एंड नीट। तो यहाँ पे कैलकुलेशंस तो आपको करने पड़ेंगे, देयर इज नो अल्टरनेटिव, करना पड़ेगा। देन अब कैन यू टेल मी व्हाट टू डू नेक्स्ट? एक काम करो, लुक 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 लुक, -8 -2 -7 -17, नीचे -12, 10 पावर -5, बराबर। 2.7 into 5 और नीचे 4 into 49, रफली स्पीकिंग 1 का एंड 10 था, 50 मान लो, राइट। अब ये जो 10 था, इसको भी ऊपर भेज देंगे तो 10 पावर -6, क्या बचा? 2.7/4। इसको बाद में देखते हैं, इसको बाद में देखेंगे। तो 10 पावर -6 आ गया। फ्रॉम हियर ये 10 पावर -8 है, ये 10 पावर -6 है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा मत करो, इसको 10 पावर -7 और 10 पावर -1 कर लो, क्योंकि ये 10 पावर -7 और -6, यहाँ पे भी 10 पावर -7 और -6, तो ऊपर कितना बचा? 10 पावर -1, 10 पावर -1 बचा ना, यहाँ पे भी कितना बचा? -1, तो दोनों में से 10 पावर -1 आ गया कॉमन। यहाँ पे 2.7/49, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 10 पावर -1 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 1/4 है। व्हाट इज 1/4? 0.25, बराबर, करेक्ट। देन इसको भी कैंसिल कर सकते थे वैसे, ठीक है, बट विल कीप इट, जस्ट कीप इट रफली स्पीकिंग, अप्रोक्सीमेटली। ये हटा दिए, तो यहाँ पे क्या आएगा? क्या आएगा? 1/2, अप्रोक्सीमेटली कर रहे हैं तो चलेगा। 2.7/4, इसको मैं आखिरी में सॉल्व करूंगा, 10 पावर -6 अपॉन 1/2 कितना? 0.5, 0.5 0.5 into 10 पावर -2 कितना? 0.005, तो उसमें कितना ऐड कर रहे हो? 0.25, करेक्ट। देन ये जो 10 पावर -1 का ऊपर है क्या होगा? +1, तो 2.7 10 पावर -5 और नीचे क्या आया? 0.255। अब एक काम और करो, फिर ये जो पॉइंट है इसको इधर लगा लो। कहाँ लगाओगे? यहाँ पे। तो 0.27 into 10, 0.27 into 10, ध्यान दो कैलकुलेशन पे। 2.7 मतलब 0.27 into 10,
0.27 इंटू 10 बराबर, राइट। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, -4 रफली गया, अप्रोक्सीमेटली गया। व्हाट इज नंबर 4, 0.25 to 10 पावर माइनस, ये माइक्रो है, माइक्रो क्या है ये, माइक्रो। हमारे पास क्या है, 10 पावर -6 माइक्रो चाहिए, तो 25 इंटू 10 पावर -2 एंड -4 मतलब, तो अप्रोक्सीमेटली 25 माइक्रो, माइक्रो फैरड नहीं ओहम, रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हो, करेक्ट, राइट। 25 माइक्रो ओहम के आसपास कौन सा आंसर है विच वन, विच वन, ए बी सी डी, चारों में से एक। 2475 2475 डिवाइडेड बाय 64 38, नहीं हमारा क्या आ रहा है, 1875 डिवाइडेड बाय 64 29.29, 1875 डिवाइडेड बाय 1875 डिवाइडेड बाय 49 कितना आ रहा है, 38, ये भी नहीं। अब आखिरी नहीं आया तो ऑप्शन नंबर बी लिखना पड़ेगा, 2475 डिवाइडेड बाय 132 18.75 विच इज द क्लोजेस्ट वन, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी, क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेशन की है, तो ऑप्शन नंबर बी डन। चलो ध्यान दो यहाँ पे, look, that is why I told you this very important question. The only mistake that we made, which you will correct, of course, ये मैंने इसलिए पहले स्टार्टिंग में भी बोला था, ये रॉड है, ये हॉलो नहीं है, ये रॉड है, ये हॉलो नहीं है। तो एरिया ऑफ एल्यूमिनियम आप पूरा ले ही नहीं सकते। एक्चुअली एरिया ऑफ एल्यूमिनियम विल बी 49 इंटू 10 पावर -6 माइनस माइनस जितना भी आयरन का एरिया है, आयरन का कितना है 4 इंटू 10 पावर -6, तो टोटल यहाँ से ये माइनस होगा, क्या माइनस होगा, 4 इंटू 10 पावर -6 मीटर स्क्वायर, मतलब 45 इंटू 10 पावर -6, करेक्ट। तो ये करेक्शन करोगे, कौन करेगा, एंड बाकी प्रोसेस तो सेम है। तो यहाँ तक तो सब सही, सिर्फ वैल्यूज जब सब्स्टिट्यूट किया तो 49 जहां जहां पे वहां पे क्या आएगा 45, that is the only correction that you will make, and you will do calculations by yourself, which means I will delete this, नहीं तो फिर क्या है, you will not do it, I will have to delete this, delete and delete। अब थोड़ा फास्ट हो जाएगा कैलकुलेशंस, तो कौन करेगा कैलकुलेशंस, गुड। तो दैट्स इट फॉर टुडे।